आज के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं प्रोनाउंस के बारे में कि प्रोनाउंस के क्या रूल्स होते हैं और किस तरह से प्रोनाउंस के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में जब आएंगे सेंटेंसेस में एरर डिटेक्शन के पार्ट पे, फिल इन द ब्लैंक्स में या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में या फिल इन द ब्लैंक्स में किसी भी जगह पर, तो किस तरीके से दिए जाते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, मतलब कौन से लॉजिक से प्रोनाउंस के क्वेश्चंस बनते हैं और क्या रूल्स अप्लाई होते हैं और कैसे अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोनाउंस। देखिए, सबसे पहले आता है प्रोनाउंस के रूल्स में रूल्स ऑफ पर्सन्स इन प्रोनाउंस। प्रोनाउंस में सबसे पहले आता है पर्सन्स के रूल्स। पर्सन्स के रूल्स का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन होता है। हिंदी में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष जिसे कहा जाता है, इंग्लिश में उसी को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन रिप्रेजेंट करते हैं तीन अलग अलग कैटेगरीज के लोगों की। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ए ने कुछ कहा है, कहने वाला एक सिंगुलर भी हो सकता है, एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। तो जिसने बात को शुरुआत की उसे हमने कहा फर्स्ट पर्सन। उसने जब कहा किसी बात को, तो जिस व्यक्ति ने उस बात को सुना, बी, सुनने वाला भी सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, उसे हम कहते हैं सेकंड पर्सन, जिसने बात को सुना या जिन्होंने बात को सुना अगर एक से ज़्यादा हैं तो। और इन फर्स्ट और सेकंड पर्सन के बीच में जिसके बारे में बात कही गई, वो सब हो गया थर्ड पर्सन की कैटेगरी में। थर्ड पर्सन में व्यक्ति, वस्तु और जगह भी आ सकता है, माइंड यू, जबकि फर्स्ट और सेकंड पर्सन में सिर्फ इंसानों के ही कंटेक्स्ट या संदर्भ में बात कही जाती है। ठीक है, अब वी गेट बैक टू द पॉइंट। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन में क्या होता है? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं आई, वी, मी, अस, माई, माइन, अवर, अवर्स एक्सेट्रा। जो खुद के बारे में कहने के लिए यूज किया जाए, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसे हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में रखते हैं। सेकंड पर्सन में यू, योर, योर्स और इसके साथ योरसेल्फ भी हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब सेकंड पर्सन प्रोनाउंस की कैटेगरी में रखे जाते हैं। और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट और दे, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन, जैसे ही का कॉम्बिनेशन हुआ है हिज और हिम, वैसे ही शी का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? हर और हर्स। वैसे ही इट जो है, ये जो है एज इट इज रहता है, जबकि दे जो है, दे के कॉम्बिनेशन बन जाते हैं देयर, देयर्स और देम, या देमसेल्व्स भी हो सकता है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीन अलग अलग पर्सन्स के प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, अब इनके रूल्स क्या होते हैं? जब इतने सारे प्रोनाउंस को बहुत सारे व्यक्ति या वस्तु या जगहों की बात की जाए एक सेंटेंस में और सबको एक साथ रख दिया जाए, तो कौन सा पहले कौन सा बाद में आना चाहिए, इसका कोई रूल होता है। इसलिए ताकि बात समझ में आए कि किसने कहा है, क्या कहा है और किसके बारे में कहा गया है। तो इसी लॉजिक से देखिए क्या होता है, रूल क्या बनता है, इसका क्या लॉजिक है कि व्हेन द थ्री पर्सन्स आर पुट टुगेदर इन अ सेंटेंस, देन द ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस शुड बी। तो जो प्रोनाउंस का ऑर्डर, मतलब जो क्रम संख्या होती है कि पहले कौन सा आना चाहिए, दूसरा कौन सा आना चाहिए, तीसरा कौन सा आना चाहिए, वो इस रूल से चलता है। सबसे पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और उसके बाद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल सेंटेंस में किया जाना चाहिए। मतलब सबसे पहले सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। अगर सेंटेंस में थर्ड पर्सन नहीं मौजूद है तो क्या हो जाएगा? टू और थ्री पर्सन, मतलब सेकंड और थर्ड पर्सन। अगर ये नहीं है तो क्या होगा? थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। और अगर थर्ड पर्सन मौजूद नहीं है तो क्या होगा? सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। इसी ऑर्डर में लिखा जाएगा, इसी ऑर्डर में बोला जाएगा। अब इस बात को एग्जाम्पल में हम यहां पर एक्सप्लेन करते हैं कैसे। ये क्या है? देखिए, सेकंड पर्सन। ये क्या है? थर्ड पर्सन। ये क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो ऑर्डर जैसा क्या बताया गया था, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, तो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। यू, ही एंड आई मस्ट वर्क टुगेदर। सबसे पहले आया सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। ये ना होता तो क्या होता? टू एंड थ्री। ये ना होता तो थ्री एंड वन। और ये ना होता तो फिर क्या होता? यू एंड आई, दैट इज सेकंड और फर्स्ट पर्सन।
लेकिन ये ऑर्डर प्रोनाउंस का नॉर्मल कंडीशन में, जनरल कंडीशन में नहीं बदलता है, एज इट इज रहता है। ठीक है, सब इंग्लिश को बोलने वाले लिखने वाले लोग इसे ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं सब जगह। अब फर्स्ट एग्जाम्पल के बाद सेकंड में आते हैं। ही एंड आई शुड गो टू द पार्टी। तो यहाँ पर ही एंड आई देखिए कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो ऑर्डर क्या हो गया, 3 and 1, यही ऑर्डर बताया गया था। अगर सेकंड पर्सन नहीं मौजूद है तो फिर 3 और 1 हो जाएगा। यू दैट इज ही एंड आई शुड गो टू द पार्टी। नेक्स्ट में यू एंड शी शुड कंप्लीट द टास्क। तो यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन, प्लस शी कौन सा पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन। दैट इज 2 and 3 हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में जॉन एंड आई मस्ट हेल्प दीज पीपल। यहां पर जॉन आ गया। जॉन एक प्रोनाउन नहीं है, जॉन एक नाउन है। लेकिन अगर हम पर्सन्स की कैटेगरी में देखा जाए तो आप देखते हैं जॉन की जगह पर कौन सा प्रोनाउन आप यूज करेंगे, आप जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या है, ही। और ही कौन से कैटेगरी में आता है, थर्ड पर्सन में। इसीलिए जॉन को भी थर्ड पर्सन के रूल के अनुसार ही चलना पड़ेगा। इसीलिए ये माना जाएगा थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन। ठीक है, जॉन एंड आई मस्ट हेल्प दीज पीपल होना चाहिए और सेंटेंस तभी सही माना जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये चारों स्टेटमेंट में हमने देखा कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का रूल कैसे अप्लाई होता है। जो अवेलेबल है उसके हिसाब से ऑर्डर 2 3 1 का ही एग्जिस्ट करेगा और ये सही तभी माना जाएगा जब इसी ऑर्डर में लिखा होगा। ठीक है, इसके अलावा किसी ऑर्डर में होगा तो गलत माना जाएगा। अब देखते हैं इसके आगे। इसमें हिंदी में एक कहते हैं अपवाद और इंग्लिश में एक्सेप्शन। एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस इन केस ऑफ एन अपॉलजी। जब बात करते हैं माफीनामे की या माफी मांगने की, द प्रोनाउंस ऑर्डर शुड बी, तब प्रोनाउंस का ऑर्डर क्या हो जाता है, ऐसे में सबसे पहले आएगा फर्स्ट पर्सन, फिर आएगा सेकंड पर्सन और फिर आएगा थर्ड पर्सन। ठीक है, जब कोई माफीनामे की बात होती है, गलती स्वीकार करने की बात होती है, हम सॉरी कह रहे होते हैं, अपोलोजाइज कर रहे होते हैं, मिस्टेक अपनी मान रहे होते हैं, तो एटिकेट्स और मैनर्स क्या कहते हैं, शिष्टाचार जिसे हिंदी में कहा जाता है, इसमें क्या कहा जाता है कि गलती स्वीकार करते समय व्यक्ति को पहले खुद को प्रस्तुत करना चाहिए। इसीलिए ऑर्डर ऐसी कंडीशन में चेंज हो जाता है और 2 3 1 की जगह पे क्या हो जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए इसके एग्जांपल यहाँ पर क्या है, दैट इज आई, दैट इज फर्स्ट पर्सन, प्लस यू सेकंड पर्सन, प्लस ही थर्ड पर्सन हो गया। अब देखिए ऑर्डर क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, क्योंकि आगे वर्ड क्या आया है, अपोलोजाइज। अपोलोजाइज मतलब माफी मांगना। आई, यू एंड ही शुड अपोलोजाइज फॉर द डिले। जो देर हो गई है उसके लिए मुझे, तुम्हें और उसे माफी मांगनी चाहिए, अपोलोजाइज करना चाहिए। क्योंकि गलती स्वीकार करने की बात है, निगेटिव बात है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन हो जाएगा। अदरवाइज जनरल कंडीशन में 2 3 1 का रूल अप्लाई होता है। नेक्स्ट में देखते हैं, आई एंड यू शुड से सॉरी टू स्मिथ। अब देखिए फिर सॉरी करने की बात है। सॉरी और अपोलोजाइज क्या होते हैं, ये पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स हैं, सिनोनिमस हैं। इसीलिए ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट पर्सन प्लस सेकंड पर्सन होगा और तभी ये सही होगा। अगर इसे ऐसे लिख देते यू एंड आई तो सेंटेंस गलत हो जाता। नेक्स्ट में, आई एंड यू आर गिल्टी ऑफ द क्राइम। अब देखिए गिल्टी का मतलब भी गलती स्वीकार करने की बात है और गिल्टी करना दैट इज निगेटिव सेंस में बात है। तो ऐसे में भी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का ही रूल अप्लाई होता है, यहाँ भी फर्स्ट और सेकंड ही रहेगा। अब देखिए फोर्थ वाले सेंटेंस में, आई एंड ही शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल दैट हैज हैपेंड। इस सेंटेंस में मुझे और उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए हर चीज़ के लिए जो हुई है, जो भी बात घटित हुई है उसके लिए मुझे और उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो यहाँ बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की आ गई है, इसीलिए अगेन फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन होगा क्योंकि सेकंड पर्सन यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये ऑर्डर का फॉलो होता है जब अपोलोजाइज, मिस्टेक, रिस्पॉन्सिबल, गिल्टी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो ऑर्डर हो जाता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अदरवाइज जनरल कंडीशन में 2 3 1 का रूल ही अप्लाई होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, केसेस ऑफ प्रोनाउंस। केसेस ऑफ प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो भी सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं पर कोई नाउन या प्रोनाउन जब लिखा जाता है तो वो 3 प्रकार से लिखा जा सकता है एक सेंटेंस में।
या तो पहले दो पार्ट में डिस्कस करते हैं, या तो वो सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में होगा या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस की कैटेगरी में होगा। जब कोई प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह आता है, यूज्ड एज सब्जेक्ट्स, तो उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में है। और अगर हम कहते हैं कि कोई प्रोनाउन या नाउन ऑब्जेक्ट्स की तरह यूज हुआ है, तो उसे ऑब्जेक्टिव केस में कहा जाता है। ठीक है, प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, हिंदी में करता है, इंग्लिश में डूअर, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और अगर वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, जैसे पूरक कहते हैं, सेंटेंस को कंप्लीट करने वाला वर्ड जो वर्ब के राइट हैंड साइड को आता है, तो हम उसे कहेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ठीक है, या जो है सेंटेंस को कंप्लीट करने वाला। अब नॉमिनेटिव वर्ड भी है, लेकिन सब्जेक्टिव वर्ड ज़्यादा पॉपुलर है। इससे सब्जेक्ट से सब्जेक्टिव समझना आसान है, इसीलिए ये आसान है याद रखना। ये थोड़ा सा याद रखने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो इसी को हम रेफर करते हैं, ये आसान है। अब देखिए सब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। इन दोनों के एग्जाम्पल कहा जाए तो ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, ये सब सेंटेंस को स्टार्ट करने वाले प्रोनाउंस होते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं सब्जेक्ट्स, क्योंकि ये सेंटेंस को स्टार्टर की तरह यूज होते हैं। जबकि हिम, हर, देम, अस, मी, ये चारों पांचों जो हैं, ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, सेंटेंस को खत्म करते हैं, एंड करते हैं, इसलिए इन सबको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट, सेंटेंस को स्टार्ट करने वाले प्रोनाउंस और सेंटेंस को एंड करने वाले प्रोनाउंस। अब देखिए इसे सेंटेंस में समझते हैं। ही ऑलवेज हेल्प्स मी, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए ये सेंटेंस को खत्म कर रहा है, क्या ऑब्जेक्ट से कोई सेंटेंस शुरू हो सकता है? नहीं हो सकता। और सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होता है, जनरली खत्म नहीं हो सकता। तो ये सब्जेक्ट हो गया, इसी का जो ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक, और इसी के बाद यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में इसी को रिवर्स करके देखते हैं। देखिए आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, सेंटेंस को स्टार्ट कर रहा है, उसके बाद वर्ब आया है, ऑलवेज एडवर्ब है दोनों सेंटेंस में, और जो सेंटेंस के सब्जेक्ट बाद ऑब्जेक्ट आया है वो क्या है, हिम। अगर देखा जाए तो सेंटेंस को क्रॉस कर लेते हैं, दैट इज ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो गया, हिम, और मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो गया, आई। इसका मतलब है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म और ये सब्जेक्टिव फॉर्म, ये सब्जेक्टिव फॉर्म और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बन गया, और यहां पर जो सब्जेक्ट था यहां जाके ऑब्जेक्ट बन गया। तो सेंटेंस को जब कंप्लीट करे वो ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस को जो स्टार्ट करे वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, ये बात समझ में आई सेंटेंस में किस तरह से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। अब अगले पॉइंट पे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। थर्ड एग्जांपल ये कहता है दे विल कॉल यू, तो ये तो वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये इनके राइट हैंड साइड पे आ रहा है, तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर थर्ड एग्जांपल के बाद फोर्थ वाले में यू देखिए एज इट इज आ गया है, क्योंकि यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक जैसा रहता है, इसके फॉर्म में कोई चेंज नहीं आता है, इसीलिए इसे ऑब्जेक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं और सब्जेक्ट के रूप में भी। यू विल कॉल, लेकिन दे का चेंज हो जाएगा, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसमें तो चेंज आ गया, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आया है। इसी तरीके से नेक्स्ट में आते हैं, वी enjoyed द फूड देयर, हमने वहां फूड एंजॉय किया, तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द फूड, और सब्जेक्ट क्या हो गया, वी। ठीक है, तो यहां पर वी क्या था, सब्जेक्टिव फॉर्म था। ठीक है, तो कुछ हमने एग्जांपल देखे कि सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, लेकिन जब प्रोनाउंस की बात करते हैं तो कुछ प्रोनाउंस हैं जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक जैसे रहते हैं, जैसे कि ये, बाकी के प्रोनाउंस जनरली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में अपने फॉर्म को चेंज करते हैं। ठीक है, और इसी के ऊपर कई क्वेश्चंस भी बनते हैं। अब हमने ये समझ लिया, अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज पॉजेसिव केसेस। पॉजेसिव केसेस में क्या होता है कि अधिकार या रिलेशन बताने के लिए हम पॉजेसिव केसेस का यूज करते हैं, जिसमें पॉजेसिव का मतलब है अधिकार या रिलेशन बताना। ठीक है, इसके लिए एडजेक्टिव्स का यूज भी किया जाता है और प्रोनाउंस का यूज भी किया जाता है। हम फिलहाल प्रोनाउन डिस्कस कर रहे हैं, तो एडजेक्टिव्स हमने क्यों अभी के अभी मेंशन किया, उसका रीजन है। उसका रीजन ये है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो आप देखिए ये वर्ड्स काफी हद तक क्या हैं, आपस में मिल रहे हैं, सिमिलर लग रहे हैं, मिलते जुलते लग रहे हैं। ठीक है,
इसीलिए क्योंकि एडजेक्टिव का एक पार्ट प्रोनाउन से कंफ्यूजन क्रिएट करके क्वेश्चंस के रूप में दिया जाता है, इसलिए हमें प्रोनाउंस के साथ ही एडजेक्टिव का पॉजेसिव वाला पार्ट डिस्कस करना पड़ता है। देखिए कैसे। विशेषण, अधिकार या रिलेशन बताने के लिए हम विशेषण, एडजेक्टिव और प्रोनाउंस मतलब सर्वनाम दोनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन अंतर क्या है कि जैसे देखिए ये कॉमन है, हिज प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों पार्ट में अपने फॉर्म को चेंज नहीं करता है, जबकि हर जो है क्या चेंज हो गया, हर्स में। देयर किस में चेंज हो गया, देयर्स में। योर किस में चेंज हो गया, योर्स में। और अवर किस में चेंज हो गया, अवर्स में। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में स्लाइट सा अंतर आता चला गया। इन तीनों में क्या हुआ, एस लग गया सब में, देखिए एस आ गया, और इसमें भी एस आ गया चौथे वाले में, और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो पर्सिव एडजेक्टिव्स और पर्सिव प्रोनाउंस को अगर इंटरचेंज करके क्वेश्चन बना करके दिया जाएगा तो हमें दोनों की जानकारी होनी चाहिए। कैसे, एडजेक्टिव कब, ये वर्ड्स एडजेक्टिव कब कहलाएंगे, जब इनके फौरन बाद कोई नाउन आए जिसे ये रेफर करें। जैसे दिस इज योर क्या, बुक। तो बुक क्या है, नाउन है। जब इन वर्ड्स के बाद हिज, हर, देयर, योर, अवर के बाद कोई नाउन आता है तो ये सारे वर्ड्स क्या होंगे, पैसिव एडजेक्टिव। क्योंकि एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताएगा, नाउन की बताएगा, तो उसके जस्ट बाद अगर नाउन नहीं आएगा तो मीनिंग क्लियर नहीं होगा। दिस इज योर व्हाट, बुक। जब तक बुक नहीं कहेंगे तब तक नहीं पता चलेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जबकि यहां पर आते हैं जैसे ही प्रोनाउन के फॉर्म में, तो देखिए क्या चेंज होता है, दिस एज इट इज रहा है, जो वर्ब है वो आगे चला गया और जो नाउन है वो पहले आ गया। देखिए ये चेंज हो गया। यहां पर क्या चेंज हुआ, दिस बुक इज। अब जब योर को इधर ले गए तो इसमें क्या ऐड हो गया, एस ऐड हो गया, योर्स। इसका मतलब इस सेंटेंस को दो तरीके से बोला और लिखा जा सकता है, दिस इज योर बुक या दिस बुक इज योर्स। बस फर्क यह है, जब प्रोनाउंस पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज हम करते हैं तो बुक नाउन पहले आ जाता है और प्रोनाउन बाद में चला जाता है, ठीक है। और उसमें क्या अटैच हो जाता है, एस अटैच हो जाता है। तो दिस इज योर बुक या दिस बुक इज योर्स, दोनों ही सेंटेंस में कोई अंतर नहीं है मीनिंग में, लेकिन दोनों में एक अंतर जरूर है। यहां पर ये एडजेक्टिव यूज हो रहा है और यहां पर ये प्रोनाउन बन गया। दोनों ही पॉजेसिव है, लेकिन एक में विशेषण और एक में सर्वनाम है। इसका मतलब क्या हुआ, पॉजेसिव प्रोनाउंस के बाद हम नाउन्स को नहीं लिख सकते, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद नाउन आना कंपल्सरी होता है, ठीक है। इसी में इंटरचेंज कर देंगे तो एरर वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। इसी पे तो क्वेश्चन बनता है। देखते हैं आगे और क्या है इसमें, रूल्स ऑफ केसेस। अब देखिए इसी पॉइंट को समझने के लिए हमने उसी से रिलेटेड अभी हमने केसेस की बात की थी। अगला पॉइंट क्या आता है, आफ्टर इट, रूल्स ऑफ केसेस में इट के बाद जो है विद वर्ब्स लाइक इज, एम आर, वाज, वर एक्सेट्रा, और विद रिलेटिव प्रोनाउंस हु, whom, which, etc. यूज सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। अगर किसी सेंटेंस को स्टार्ट करने में इट का यूज किया जा रहा है, देखिए यहां भी इट है, यहां भी इट है, यहां भी इट है और यहां भी इट है। जब सेंटेंस को स्टार्ट इट प्रोनाउन से करते हैं और हेल्पिंग वर्ब उसके बाद यूज किए जाते हैं, इज, एम आर, वाज, वर जैसा कोई, या सेंटेंस में आगे कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा हो, जैसे हु है, whom है, which है, that है, ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा हो, तो ऐसी अवस्था में सेंटेंस में इट के बाद, इन वर्ब्स के बाद हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। मतलब कौन से प्रोनाउन, ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, ऐसे प्रोनाउंस का यूज किया जाता है, ठीक है, सब्जेक्टिव का। इसीलिए इट इज आई और मी अगर बोला जाए तो ये गलत है और ये सही है। ध्यान रखिएगा, स्पोकन इंग्लिश में इट्स मी भी बोलते हैं लोग, और स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत पॉपुलर है और इट्स मी ही आजकल लोग बोल रहे हैं। लेकिन रिटन इंग्लिश में जब कभी रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज किया गया हो सेंटेंस में, या सेंटेंस में इट इज, इट वॉज से शुरू हो रहा हो सेंटेंस, तो हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन को ही प्राथमिकता दी जाएगी। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन के अनुसार अगर कहा जाए तो यही रूल अप्लाई होगा। इट इज, इसलिए इट इज, हर या शी हम कहते हैं तो सही क्या है, शी, और हर गलत है। इट इज हिम या ही हु इज रिस्पॉन्सिबल कहेंगे तो इट इज हिम नहीं होगा, ही होगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन के आने पर और इज, एम आर के बाद आने पर हमेशा सब्जेक्टिव केस को प्रेफरेंस देते हैं, इसीलिए ही सही है और हिम गलत है। नेक्स्ट में इट इज मी या आई हु विल सफर, तो यहां पर इट इज मी नहीं होगा, इट इज आई होगा। दैट इज हम सब्जेक्टिव केस की बात कर रहे हैं और यहां पर भी सब्जेक्टिव केस ही रूल यूज होगा।
इस पॉइंट को याद रखिएगा। हमेशा इट इज इट वॉज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है जनरल कंडीशंस में, ठीक है। अब यहां तक हमने इस रूल को देख लिया। नेक्स्ट पार्ट इसी का है, रूल्स ऑफ केसेस से रिलेटेड। हमने 3 केस जो डिस्कस किए थे उनसे रिलेटेड, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव। रूल्स ऑफ केसेस क्या कहता है, अगला पॉइंट इसका, आफ्टर वर्ब्स, जैसे वर्ब आता है लेट, ऑब्जेक्टिव केसेस प्रोनाउंस आर यूज। ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं जब सेंटेंस में हम लेट का यूज करते हैं, क्योंकि लेट एक वर्ब है जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। और डिटेल में बाद में बात करेंगे इसमें। तो यहाँ फिलहाल हम बात करते हैं लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। जैसे ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन कौन से होते हैं, हिम, हर, देम, अस एक्सेट्रा, ये सब ऑब्जेक्टिव केस होते हैं क्योंकि ये सेंटेंस को खत्म करते हैं। अब देखिए, लेट यू एंड हिम गो टू द मार्केट, तो लेट के बाद क्या आया, यू आया। यू तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में एक जैसा होता है, इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन हिम ऑब्जेक्टिव केस का है। अगर इसकी जगह पे लिखा होता ही तो ये क्या हो जाता, गलत होता। वैसे भी आपने सुना होगा लेट ही गो या लेट हिम गो, सुनने में कौन सा सही लग रहा है, हिम गो ही सही लग रहा है। नेक्स्ट में लेट हिम हैंडल द प्रॉब्लम्स। अब देखिए यहाँ अगर लिखा होता लेट ही हैंडल द प्रॉब्लम्स तो गलत हो जाता है, सही क्या है, हिम। वैसे लेट यू हिम एंड मी, देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में एक जैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिम ऑब्जेक्ट है, ठीक, मी भी ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ मी की जगह पर आई का यूज कर दिया होता तो गलत हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट में लेट देम डू देयर वर्क, तो लेट देम डू देयर वर्क कहते हैं आप या लेट दे डू देयर वर्क, हमेशा आप देम का ही यूज करते हैं, ये सुनने में भी सही लगता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें राइमिंग होती हैं इंग्लिश में, मतलब एक जैसा सुनने में, साउंड गुड और बैड पे भी कई क्वेश्चंस के आंसर निकल आते हैं, जैसे कि ये है, ठीक है। तो हमने ये रूल क्या देखा कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है और इससे पहले इट इज इट वॉज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद रूल्स ऑफ केसेस। अभी जो केसेस हमने डिस्कस किए थे उसी पे रूल्स हैं कुछ। आफ्टर पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, नाउन्स या जेरेंट्स, मतलब जेरेंट्स का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आर यूज्ड, ठीक। किसी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव, अधिकार बताने वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे हिज, हर, देयर, अवर, योर, माई, इन सब के साथ या तो नाउन्स आएगा, हमने एक बात की थी, और या फिर जेरेंट्स भी आ सकते हैं। जेरेंट्स का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। अब जेरेंट्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि जेरेंट्स को हम पहले डिफाइन कर देते हैं, आर वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज्ड एज नाउन्स। वैसे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में यूज होता है और वर्ब की तरह यूज होता है, मेन वर्ब की तरह होता है, जैसे गोइंग, प्लेइंग, स्लीपिंग, हेल्पिंग, ठीक है, आईएनजी फॉर्म। लेकिन अगर कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेंटेंस में नाउन की तरह यूज हो या सब्जेक्ट्स की तरह यूज हो तो उसे फिर हम जेरेंट नाम से जानते हैं। जेरेंट मतलब वर्बल नाउन, मतलब एक वर्ब जिसका यूज नाउन की तरह सेंटेंस में किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस में फॉर एग्जाम्पल जेरेंट्स का ये एग्जाम्पल सबसे पहले लेते हैं, स्विमिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, मतलब स्विमिंग नामक प्रोसेस एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर स्विमिंग क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। हम तैरना या तैराकी बहुत अच्छा एक एक्सरसाइज है, हम ये बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ये किसके फॉर्म में आ गया है, यहाँ पर ये स्विमिंग जो है SUBJECT सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया, मतलब नाउन्स की तरह यूज किया गया है, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करने पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या कहलाएगा, जेरेंट कहलाएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा पॉसेसिव एडजेक्टिव्स के बाद नाउन या जेरेंट्स ही आते हैं। जैसे ही डजंट लाइक माई आइडिया, तो माई है पॉसेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद या तो नाउन या जेरेंट आएगा। तो इसके बाद क्या आया यहाँ पर, इसके बाद नाउन आया हुआ है, ठीक है। तो बिना नाउन रखे सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं बैठेगा। नेक्स्ट में आया हैव टू कॉल हिज क्या, ब्रदर, तो ब्रदर अगेन क्या हो गया, नाउन हो गया। वैसे ही हैज टू हेल्प माई फ्रेंड, माई क्या, फ्रेंड, उसे मेरी फ्रेंड की मदद करनी होगी, हमने कहा, तो ही हैज टू हेल्प माई फ्रेंड। तो माई एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद क्या आता है, नाउन। तो जब फ्रेंड नाउन रखा तब तो पता चला कि किसकी मदद करनी होगी। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव्स के बाद क्या आता है, नाउन या जेरेंट्स आना कंपलसरी होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। और एग्जांपल्स पे आते हैं हम कुछ। तो देखिए अब हम फिफ्थ वाला पॉइंट से डिस्कस करते हैं इसके आगे से,
दिस इज योर डूइंग। देखिए योर एक पैसिव एडजेक्टिव है जिसके बाद बात हुई थी नाउन या जेरेंड आता है, तो यहाँ पर जेरेंड रखा गया है। दिस इज योर डूइंग मतलब ये तुम्हारी करनी है, या कहते हैं हम तुम्हारी करतूत है, करनी है। जब हम दोष लगाते हैं किसी पे तो दिस इज योर डूइंग। लेकिन इसी सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं दिस डूइंग इज योर्स। अगर ये इधर आ गया और ये इधर चला गया तो ये पैसिव एडजेक्टिव था, ये क्या बन जाएगा, प्रोनाउन बन जाएगा, क्योंकि प्रोनाउन के बाद नाउन या जेरेंड रखने की जरूरत नहीं होती है। तो दिस डूइंग इज योर्स, या तो ऐसे बोलें या फिर ऐसे बोलें। नेक्स्ट में देयर वर्क इज बेटर देन आवर्स। अब देयर पैसिव एडजेक्टिव है जिसके बाद नाउन आ रहा है, वर्क इज बेटर देन आवर्स, क्योंकि आवर्स क्या है, पैसिव प्रोनाउन है, इसके बाद नाउन या जेरेंड रखने की जरूरत नहीं है। अगर अवर लिखा होता तो इसके बाद ये वर्क शब्द को यहाँ पर दोबारा लिखना पड़ता और सेंटेंस क्या होता, देयर वर्क इज बेटर देन अवर वर्क। लेकिन नाउन के रिपीटिशंस को अवॉइड करने के लिए ही प्रोनाउंस को बनाया गया है, इसलिए अवर्स लिखने के बाद फिर नाउन या जेरेंड लिखने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट में अवर फ्रेंड्स हैव डन देयर बेस्ट। तो अवर किसको रेफर कर रहा है, फ्रेंड्स को रेफर कर रहा है, तो नाउन आना चाहिए, आया हुआ है। नेक्स्ट में योर वे ऑफ वर्किंग इज वेरी इंप्रेसिव। तो यहाँ योर आ रखा है, देखिए योर के बाद वे ऑफ वर्किंग को रेफर कर रहा है, तो अगेन नाउन को रेफर कर रहा है, किसी वे ऑफ वर्किंग किसी चीज को, तो पैसिव एडजेक्टिव सही है। देयर थिंकिंग इज बेटर देन आर्स। तो देखिए देयर किसको रेफर कर रहा है, दैट इज थिंकिंग को, मतलब जेरेंड को रेफर कर रहा है, सही है। हिज ब्रदर डजंट नो दीज पीपल वेल। तो हिज किसको रेफर कर रहा है, ब्रदर को रेफर कर रहा है, तो यहाँ पर इसके बाद एडजेक्टिव है तो इसके बाद नाउन आ रहा है। उसके बाद आई डोंट लाइक हिज वर्क, तो हिज किसको रेफर कर रहा है, वर्क को रेफर कर रहा है, क्योंकि पैसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आना जरूरी है। तो इसीलिए स्टेटमेंट इस तरह से इसके एग्जांपल से हमने बताए। अब देखिए अगला पॉइंट क्या आता है, अब हमने कुछ बेसिक चीजें जान ली हैं, अब फटाफट हम कुछ करेक्ट और जस्टिफाई द सेंटेंसेस को देखते हैं कि सेंटेंस में जो हमने अभी तक समझा वो कितना अप्लाई कर पा रहे हैं। देखिए हर प्रॉब्लम इज बिगर देन योर्स। अब देखिए हर के बाद पैसिव एडजेक्टिव है तो नाउन आया है, इज बिगर देन योर्स, तो योर्स के बाद प्रॉब्लम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पैसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट में योर्स इज अ बिगर प्रॉब्लम एंड नॉट माइन। अब देखिए योर्स के बाद नाउन जेरेंड की जरूरत नहीं है, इसके बाद वर्ब आता है, सही है क्योंकि योर्स एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद तो वर्ब आ ही सकता है। योर्स इज अ बिगर प्रॉब्लम एंड नॉट माइन, तो पॉजेसिव जो है पॉजेसिव के साथ आ सकता है, तो ये भी पैसिव प्रोनाउन है और ये भी पैसिव प्रोनाउन है, सेंटेंस सही है। दिस इज देयर डूइंग नॉट माई। अब देखिए दिस इज देयर डूइंग नॉट माई नहीं होगा, MINE होगा, क्योंकि अगर माई सही होता तो ये डूइंग वर्ड इसके बाद हमें रिपीट करना पड़ता है, जो कि यहाँ नहीं लिखा हुआ है। दिस इज देयर डूइंग नॉट माइन लिखा जाएगा, तब सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट में दिस वर्क इज देयर एंड नॉट अवर। अब देखिए यहाँ पर वर्क पहले आ चुका है तो ये पैसिव प्रोनाउन बन जाएंगे, क्योंकि पैसिव एडजेक्टिव होते तो इनके बाद नाउन होता या जेरेंड होता, इसीलिए दिस वर्क इज देयर्स एंड नॉट अवर्स, दोनों में एस लगेगा तब सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट में हर्स एक पैसिव प्रोनाउन है, सेंटेंस स्टार्ट कर सकता है, उसके बाद वर्ब आ सकता है, तो हर्स इज अ बेटर आइडिया देन, माई नहीं हो सकता, MINE होना चाहिए। अगेन यही लॉजिक है, क्योंकि अगर माई लिखा है तो उसके बाद आइडिया को रिपीट करना पड़ेगा वर्ड को, ठीक है। नेक्स्ट में इज इट योर्स और माई, माई की जगह पे क्या होना चाहिए, MINE, ठीक है। पैसिव प्रोनाउन का यूज किया गया है इसलिए दूसरा भी पैसिव प्रोनाउन ही होना चाहिए, ठीक है। इज इट योर्स और माइन, ये तो आप बोलते भी हैं, सुना भी होगा। योर ब्रदर्स आइडियाज आर बेटर देन अवर नहीं, तुम्हारे भाई के आइडियाज हमसे बेहतर नहीं, हमारे आइडियाज से बेहतर हैं, तो क्या यूज किया जाएगा, अवर्स। योर ब्रदर्स आइडियाज आर बेटर देन अवर्स मीन्स अवर आइडियाज, या फिर अवर अगर है तो इसके बाद आइडियाज वर्ड को हमें रिपीट करना पड़ेगा, और नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए क्या बना है, प्रोनाउन, इसीलिए अवर की जगह पे अवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आई है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या कहते हैं। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड आफ्टर द ट्रांसिटिव वर्ब्स हेल्प्ड, कॉल्ड, एंजॉयड, अक्वेंटेड, हैंग्ड। जितने भी वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनके फौरन बाद, जिन्हें सकर्मक क्रिया कहा जाता है, उनके फौरन बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है इफ द ऑब्जेक्ट इज एब्सेंट और रिक्वायर्ड, अगर ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो या उसकी जरूरत हो तो।
जैसे हेल्प का मतलब मदद करना, कॉल्ड का मतलब बुलाना, एंजॉयड का मतलब एंजॉय करना, हैविंग फन, और एक्विंटेड का मतलब होता है किसी चीज से परिचय कराना, मतलब ये इंट्रोड्यूस का सिनोनिम है। एक्विंटेड मतलब परिचय करवाना, उस जगह से मुखातिब होना या जानकारी हासिल करना, ठीक है, उस जगह की। हैंग का मतलब फांसी लगाना। इन सारे वर्ब्स के फौरन बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐड करके सेंटेंस का मीनिंग क्लेरिफाई किया जाता है, वरना बात क्लियर नहीं होती किसके लिए कह रहा है और कौन कह रहा है। जैसे हमने कहा कि एक एग्जांपल लेते हैं, ही कॉल्ड मी। तो देखिए, ही ने कॉल किया, कॉल किसको किया, क्वेश्चन मार्क, तो जवाब क्या मिला, मी। ऐसा वर्ब जिसके फौरन बाद ऑब्जेक्ट मौजूद हो और ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस आगे ना बढ़े उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो सेम चीज है, अगर ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में जो एक प्रोनाउन को लेता है, ऑब्जेक्ट अगर मौजूद नहीं है उसके बाद, तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं सेंटेंस के मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए। देखिए कैसे, आई कैन डू इट माई सेल्फ विदाउट एनीबडीज हेल्प। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, माई सेल्फ हिमसेल्फ क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बताने के लिए कि सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट के सेंस में या बाद में यूज किए जा सकते हैं। दूसरा, ही हैंग्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द सीलिंग, हमने कहा तो हैंग किसको किया, खुद को किया हैंग, ठीक है, फांसी लगा ली, तो दैट इज ही हैंग्ड हिमसेल्फ, ठीक। हैंग्ड वर्ड है तो किसी को तो हैंग किया होगा, तो ऑब्जेक्ट नहीं है या रिक्वायर्ड है तो उसकी कमी को पूरी करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होते हैं, मतलब ऐसे वर्ड जो सेल्फ या सेल्फ्स पे खत्म होते हैं, जो हमने प्रोनाउन के कंसेप्ट में डिस्कस किए थे, ठीक है। नेक्स्ट में, वी इंजॉयड द फूड, तो इंजॉय क्या किया, फूड, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है हमारा मौजूद है, इसलिए यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंजॉय क्या किया, फूड, तो यहाँ पर फूड ऑब्जेक्ट के रूप में मौजूद है, तो अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नेक्स्ट वाले में, ही enjoyed himself at the function, तो यहाँ enjoyed के बाद अगर ये ना होता तो सेंटेंस में बात क्लियर नहीं होती, क्या enjoy किया, कैसे, तो उसने खुद को enjoy किया फंक्शन में, मतलब he had his level of fun in the function। तो यहाँ पर सेंटेंस में enjoyed के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और तब सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन मौजूद है, यहाँ पर सीधे प्रीपोजिशन आ गया है, इसीलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ी ऑब्जेक्ट की कमी को पूरी करने के लिए, ठीक है। तो सेंटेंस दोनों सही है, यहां पर ऑब्जेक्ट नाउन है, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं था, तो हमने क्या यूज किया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करके। और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके आधार पे होगा, सब्जेक्ट है, ही है तो हिमसेल्फ, शी होता तो क्या होता, हरसेल्फ, और दे होता तो क्या होता, देमसेल्व्स हो जाता, ठीक है। इस तरह से ये बात अप्लाई होती है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, रूल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, हु और हुम होते हैं, या विच होता है, या दैट होता है, ये जनरल रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। सेंटेंस क्या कह रहा है, हु और हुम यूज किए जाते हैं पर्सन या पीपल, मतलब सिंगुलर या प्लूरल के लिए, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम हु और हुम का यूज नहीं करते हैं। सेंटेंस के बीच में हु और हुम हमेशा पर्सन या पर्सन्स के लिए आते हैं, ठीक है, लेकिन एनिमल्स और थिंग्स के लिए हु और हुम का यूज नहीं किया जाता, ना कि प्लेसेस के लिए। विच यूज किया जाता है थिंग्स के लिए, प्लेसेस के लिए, एनिमल्स के लिए, बट पर्सन्स, मतलब इंसानों के संदर्भ में हम विच का यूज जनरली रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में नहीं करते हैं, ठीक। ये सिर्फ वस्तुओं के लिए, थिंग्स के लिए, प्लेसेस, एनिमल्स के लिए होता है। दैट यूनिवर्सल है और यूज किया जा सकता है पर्सन, प्लेस, थिंग्स सब के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, बट आफ्टर दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स के बाद, जैसे ऑल, मच, लिटिल, नो वन, या द सुपरलेटिव एडजेक्टिव लिखा हो और फिर नाउन लिखा हो किसी सेंटेंस में, तो इन सब के बाद हमेशा दैट का ही यूज किया जाता है। इन सब के बाद कभी भी हु और हुम या विच का यूज नहीं किया जाता है। ये सब कुछ फिक्स्ड रूल्स हैं जिनके साथ दैट का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स देखे, अब इनको सेंटेंस में देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए। दिस इज द बेस्ट आइडिया, देखिए द प्लस ये क्या है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है ये, ठीक है, और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, नाउन लिखा हुआ है। देखिए यहां पर आइडिया क्या है, नाउन है, और सुपरलेटिव एडजेक्टिव क्या है, ये है, और द लगा है। यही बात हुई थी, द प्लस सुपरलेटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के बाद क्या आता है, दैट। तो यहां अगर विच लिखा होता तो गलत होता, हु या हुम लिखा होता तो भी गलत होता, इसीलिए दैट का यूज किया गया है। ये एक सेइंग है अगला जो आपने बहुत सुना होगा, हर चीज जो चमकती है सोना नहीं होती, हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इसीलिए ऑल के साथ दैट का यूज होता है, विच का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट में, देयर इज मच दैट इज डन बाय यू, तो मच अभी बात हुई थी
ऑल, मच, लिटिल, ये सब के साथ दैट आता है, इसीलिए इसके बाद भी दैट आएगा और विच का यूज या हु और हुम का यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट में दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक दैट यू हैव एवर बॉट। तो यहाँ पर द प्लस सुपरलेटिव एडजेक्टिव के लिए ये आ गया मोस्ट इंटरेस्टिंग, और बुक क्या हो गया, दैट इज हो गया नाउन। तो द प्लस सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक, और उसके बाद नाउन आया है, तो फिर इसके बाद क्या आएगा, दैट का यूज किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से दैट के रूल्स को अप्लाई करते हुए हमने सेंटेंस में देखा। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद डिफरेंस बिटवीन हु एंड हुम में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हु और हुम के डिफरेंस पे भी क्वेश्चन आते हैं। Who should be used to refer to the subject of the sentence। सेंटेंस में सब्जेक्ट की लिए बात करने के लिए हम who का यूज करते हैं, और whom should be used to refer the object of a verb और preposition। प्रीपोजिशन या वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हम हमेशा whom का यूज करते हैं, तो इसके लिए हमेशा वर्ब की जरूरत पड़ती है और इसके लिए हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है प्रीपोजिशन या वर्ब के। नेक्स्ट, अब इसके एग्जाम्पल क्या है, हु इज योर फ्रेंड, तो देखिए हु किस तरह से यूज हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में, इसके बाद क्या आ गया है, ये वर्ब आ गया है। ठीक, ये इसकी सबसे अच्छी पहचान है, अगर वर्ब आ रहा हो तो हु का यूज करेंगे। और इट इज ही हु इज लेट, अब देखिए ये हु किसको रेफर कर रहा है, सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, इट इज ही हु इज लेट, तो ये इज किसके लिए आ रहा है, ही के लिए आ रहा है, ये वो है जो लेट है। ठीक है, तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। नेक्स्ट में हु और हुम टच्ड माई बुक्स अगर कहा जाए, तो अब यहाँ पर सेंटेंस में भी हु ही सही बैठेगा, क्योंकि हु टच्ड माई बुक्स, टच्ड क्या है, ये वर्ब है, और वर्ब के लिए सब्जेक्ट की जरूरत होती है, और हु सब्जेक्ट है, और हुम क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट माना गया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है वर्ब या प्रीपोजिशन के। नेक्स्ट में दिस इज द लेडी हु या हुम आई टोल्ड यू अबाउट, तो यहाँ पर देखिए दिस इज द लेडी में, यहाँ पर देखिए सेंटेंस में आई टोल्ड यू अबाउट, आई क्या है, सब्जेक्ट है, टोल्ड क्या है, वर्ब है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आई टोल्ड यू अबाउट इस सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज होने की वजह से हु नहीं होना चाहिए, हुम होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस में सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा हो तो इसका मतलब है सेंटेंस पहला पार्ट खत्म हो चुका है, और खत्म हमेशा ऑब्जेक्ट पे होता है, इसीलिए यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब आने पर हम किसको प्रेफरेंस देते हैं, हुम को देते हैं। जबकि यहाँ आप देख रहे हैं सेंटेंस में हु और हुम जो भी लिखा है उसके बाद क्या आया है, वर्ब आया है, जबकि यहाँ इन दोनों के बाद पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब आया है। ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे सिंपल अंतर है, इसीलिए दिस इज द लेडी हुम आई टोल्ड यू अबाउट होगा, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था ये वो लेडी है। ठीक है, तो आई टोल्ड यू अबाउट हर, लेडी के लिए हर, और हर क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऐसे भी देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हुम का यूज होगा। जब सेंटेंस का प्रोनाउन के साथ इसे डिफाइन करने में हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो हम हमेशा हुम का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं सम मोर इम्पॉर्टेंट रूल्स, जिसमें यूज सिंगुलर वर्ब्स विद इंडेफिनिट प्रोनाउंस लाइक एवरीबडी, एवरीवन, समवन, समबडी, एनीबडी एक्सेट्रा। जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, मतलब अनिश्चित सर्वनाम होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या जगह के बारे में बात नहीं करते हैं, उनके साथ हम हमेशा यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब्स, ये बात ध्यान रहे। जैसे एग्जांपल्स, someone has done this work before, तो देखिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, someone इंडेफिनिट प्रोनाउंस है क्योंकि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को तो कह नहीं रहा। everybody is present today, हर व्यक्ति आज आया है, देखिए सिंगुलर वर्ब है। there is nobody here in this room, तो देखिए is किसके लिए आया है, nobody के लिए आया है। और somebody has done this work before, कोई व्यक्ति और इस वर्क को पहले कर चुका है, तो यहाँ भी क्या यूज हुआ है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया, जैसे बात हुई थी कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं 6 पॉइंट क्या कह रहा है। सिंगुलर वर्ब्स आर यूज्ड विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ईच, आइदर एंड नाइदर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, जो कि होते हैं ईच, आइदर, नाइदर, इनके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस की तरह। जैसे ईच ऑफ द बॉयज, ध्यान रखिएगा, ईच के बाद ऑफ लगे, आइदर के बाद ऑफ लगे, नाइदर के बाद ऑफ लगे, तो नाउन जो होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, प्लूरल, प्लूरल।
क्यों? क्योंकि ये सब क्या बता रहे हैं? चॉइस, और चॉइस करने के लिए कम से कम दो या दो से ज्यादा होने चाहिए, इसीलिए एनीथिंग मोर देन टू और मोर देन टू इज प्लूरल, इसीलिए इन सब के साथ नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा। लेकिन चॉइस ईच का मतलब प्रत्येक या हर एक होती है, मतलब सब में से एक का ही चुनाव किया जाएगा, और एक सिंगुलर है इसलिए वर्ब कैसा यूज होगा? सिंगुलर। ईच ऑफ द बॉयज हैज डन द वर्क प्रॉपरली, मतलब प्रत्येक बॉय ने अपना वर्क प्रॉपरली किया है, क्योंकि एक बार में हम एक की बात कर रहे हैं, भले ही टोटल नंबर ऑफ जो बॉयज हैं वो एक से ज्यादा हों। आइदर ऑफ द टू बुक्स हमने कहा, आइदर ऑफ द टू बुक्स का मतलब है दो में से कोई भी एक बुक जो होगी वो खोई हुई है, तो हमने दो में से किसी एक का चुनाव किया है, इसीलिए एक सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर है, लेकिन टोटल प्लूरल है इसलिए दो होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर बुक्स प्लूरल है और वर्ब सिंगुलर है। नाइदर ऑफ द बुक्स का मतलब दो में से कोई एक किताब भी ऐसी नहीं है जो है जिसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, तो इसीलिए वर्ब सिंगुलर होगा लेकिन नाउन प्लूरल होगा नाइदर वाले में भी, क्योंकि चॉइस यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है दो में से कोई एक किताब में भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जिसमें नहीं है कोई एक भी, तो बात एम्फसाइज जो जोर दे रहा है वो एक पे दे रहा है, और एक सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर होगा भले ही नाउन प्लूरल क्यों ना हो। ठीक है, तो इन एग्जांपल्स में हमने क्या देखा कि किस तरह से प्रोनाउन में सारे रूल्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।